हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 8 की साइंस की कार्डोवा पब्लिकेशन की बुक और इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस थिंग्स और मटेरियल्स सच एज फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर, फ्यूल्स, वाटर एंड व्हीकल्स टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। तो ये आप सभी जानते हैं कि कपड़ा, खाना, कपड़ा और मकान, ये क्या है? ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें कहीं जाना हो, किसी व्हीकल का यूज़ करना हो तो उसमें फ्यूल लगता है, तो वो भी हमारी क्या है? बेसिक नीड है। तो मतलब व्हीकल हमारे लिए बेसिक नीड हुई, लेकिन व्हीकल को चलाने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होगी, राइट? तो उसी फ्यूल के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। In order to survive and also live comfortable life, air, water, fuels etc. are found in nature. तो एयर, वाटर और फ्यूल्स जो हैं ये हमें नेचर में मिलते हैं। फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर ये हमें ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं। ठीक है। द मटीरियल्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर एंड यूजफुल टू अस टू मीट आर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो मटेरियल्स जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये किसी को भी हमने, इंसानों ने नहीं बनाया है, नेचुरली है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी, natural resources can be broadly classified into inexhaustible natural resource, exhaustible natural resource। तो अब ये broadly इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, inexhaustible natural resource में और exhaustible natural resources में। इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलती है नेचर में और जल्दी से मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या नहीं होने वाली? एग्जॉस्ट नहीं होने वाली, मतलब ख़त्म नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले, सैंड एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अबंडेंटली मिलती हैं आपको अपने एनवायरनमेंट में, अपने नेचर से। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होती हैं जो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में मिलती हैं और एक टाइम बाद वो ख़त्म भी हो सकती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है कितना वाइजली हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है? ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे यूज़ करने पर डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। रिसोर्सेज विच आर रिप्लेनिश देमसेल्व्स बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड। आपने 3 आवर्स तो सुने ही होंगे, है ना? 3 आवर्स तो रिप्लेस, रिसाइकिल, रीयूज, तो ये 3 आर्ट्स होते हैं। अगर आप ये कर रहे हो दैट मीन्स ये क्या है? आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो उनको आप रिन्यू करके एक नया चीज़ बना लेते हो। जैसे पेपर को आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक नई नोटबुक बन सकती है उससे। ठीक है। तो पेपर क्या हुआ? एक रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। सो दीज रिसोर्सेज आर देयरफॉर नॉट लाइक टू बी एग्जॉस्टेड। तो ये एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म नहीं हो सकती कंप्लीटली। However, by excessive and unwise use they may also be exhausted। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया या वाइजली यूज़ नहीं किया गया तब ये ख़त्म हो सकती हैं, जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। The resource which cannot be replenished themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time period are called non-renewable resources। ऐसे resources जो कि रिप्लेनिश नहीं होते हैं, दोबारा रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। उनको एक बार अगर यूज़ कर लिया तो दैट मीन्स आपको वो ख़त्म हो गया, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। So in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, and the materials which are burnt to produce power or heat energy are known as fuels। So वो ऐसे मटेरियल जो बर्न करने पर पावर या आपको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, उनको फ्यूल्स कहते हैं। जैसे कि रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, उनको हम क्या कहते हैं?
फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स किन्हें कहते हैं? जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आपके किसी सॉइल में डंप हो गए थे, ठीक है, दब गए थे, तो वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये किससे बनते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही ये सारे फ्यूल्स बनते हैं, जो कि बिलियन ऑफ ईयर्स से हमारे अर्थ के अंदर दबे हुए हैं। तो सबसे पहले कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। कोल भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है जो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब वो बरीड रहता है अंडर द अर्थ, तब हमें मिलता है, ठीक है। और ये किस तरह का होता है? हार्ड होता है और ब्लैक होता है कलर में। कोल इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। डीप कोल माइंस में हमें कोल मिलता है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये कोल बेड्स की फॉर्म में होता है। इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो इन एरियाज में ज़्यादातर कोल मिलता है। द बिग कोल माइंस इन आर कंट्री आर एट झरिया एंड बोकारो इन झारखंड। तो जो बिग कोल्स माइंस हैं वो झरिया और बोकारो में है, जो कि झारखंड में है, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में। तो आपको ये जगह पता होने चाहिए कि कोल माइंस कहाँ पर है, ठीक है। Coal is formed by the gradual decay and compression of remains of plants and trees in the absence of air. The slow chemical process of the conversion of the dead vegetation, remains of dead plants, into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. वो स्लो केमिकल प्रोसेस जो कि डेड वेजिटेशन को, जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के, वो कोल में जब तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू। कैसा केमिकल प्रोसेस होता है? उसमें हाई टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से कार्बनाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूज फॉरेस्ट ग्रू अराउंड 300 मिलियन ईयर अगो कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ। ये फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से क्या हुआ? ये अंडर द सॉइल चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिमेन्स हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि पीट कोल में चेंज हो गए, ठीक है। पीट कोल के पास क्या होता है? लेस देन 60% कार्बन होती है पीट कोल के पास, ठीक है। पीट कोल गॉट कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट लेयर्स टू फॉर्म लिग्नाइट कोल विच हैज 60 to 70% कार्बन। तो ये कोल की कुछ फॉर्म्स हैं, आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। पीट कोल में कितना परसेंट कार्बन होता है? लेस देन 60% होता है। और जो हमारा लिग्नाइट कोल होता है उसमें 60 to 70% होता है। उसके बाद फिर से ये कंप्रेस होती है, और जिसकी वजह से बिटुमिनस कोल बनता है। बिटुमिनस कोल कितना होता है? 70 to 80% कार्बन होता है। इवेंचुअली एंथ्रेसाइट कोल जो हमें मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन होता है, 90% कार्बन होता है, और ये बेस्ट वैरायटी होती है कोल की। तो हमने 4 वैरायटीज़ यहाँ पर पढ़ ली है जब हम इसके प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला था पीट कोल, जिसमें लेस देन 60% कार्बन होता है। देन लिग्नाइट कोल, जिसमें 60 to 70% कार्बन होता है। देन उसके बाद बिटुमिनस कोल, जिसमें 70 to 80% कार्बन होता है। और लास्ट में एंथ्रेसाइट कोल, जिसमें 90% कार्बन होता है, और जो बेस्ट कार्बन माना जाता है, ठीक है। अब कोल कंटेन मेनली कार्बन, बट अलॉन्ग विद इट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि भाई कितनी परसेंट कार्बन कौन सी स्टेज पर है। उसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। कोल के हम यूजेस देख लेते हैं। एक तो रेलवे इंजन्स में स्टीम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। विलेज में, हाउसेज में किसके लिए? खाना बनाने के लिए। चूल्हे में हम कोयले का यूज़ करते हैं, या फिर उपलों का यूज़ करते हैं, जो काऊ डंग होता है उसका यूज़ करते हैं। कोल इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फिनॉल, बेंजीन, टॉलिन एंड नेप्थलीन बनाने के लिए भी क्या करते हैं? हम कोल का यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्रीज कोल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कोल टार, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या क्या बनता है? कोल टार बनता है, अमोनिकल लिक्वर बनता है, और कोल गैस बनती है। तो ये प्रोसेस है किस तरीके से कोल बनता है बेसिकली, जो कि हमने पढ़ लिया है,
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं destructive distillation of coal. So destructive distillation is the process of breaking coal by heating it to high temperature in the absence of air. मतलब वहाँ पर एयर बिल्कुल ना हो और हाई टेम्परेचर पर जब हम कोयले को, कोल को ब्रेक डाउन करते हैं, वो कहलाता है destructive distillation. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल को स्ट्रॉन्ग हीट दी गई इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, किस किस चीज़ में टूटेगा, कोक में, कोल टार में, अमोनिकल लिक्वर में और कोल गैस में. ठीक है, सो सबसे पहले हम कोक के बारे में पढ़ लेते हैं. कोक एक टफ पोरस ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बाद मिलता है. कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की अगर आप ये एक इक्वेशन अगर याद कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. उसका रीज़न ये है कि आपको पता रहेगा कि किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको क्या मिला है. जैसे कि हम कोक का बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोक किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिला है, कोक के, और इसमें 98% क्या होता है, कार्बन होता है कोक में. तो कोक के यूजेस क्या है, एसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट द फर्नेसेस को हीट करने के लिए. उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. उसके बाद प्रोड्यूसर ऑफ गैस एंड वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस को मैन्युफैक्चर करने में भी इसको यूज़ किया जाता है. देन उसके बाद कोल टार क्या होता है, ये भी ब्लैक विस्कस मतलब थिक होता है, जो कि आप देखते हैं ज़्यादातर रोड्स बनाने में यूज़ किया जाता है. अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है. इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, ये सिंगल कंपाउंड नहीं होता है. ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. ज़्यादा 200 से भी ज़्यादा इसमें कार्बन कंपाउंड्स अलग अलग मिले हुए होते हैं. कोल टार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस सच एज टॉलिन, बेंजीन, नैप्थलीन, फिनॉल एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कोल था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, और ये वाला जो हमारे पास बन रहा है कोल, ये क्या बन रहा है, कोल टार जो बन रहा है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बन रहा है. देन दीज केमिकल सब्सटेंसेज आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स. तो ये आपको यूजेस बताए गए हैं कोल टार के कि कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ने से पहले ये भी एक सेकेंड रुको, देन हाँ, फाइबर्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, देन नैप्थलीन, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा. तो इन सब में क्या यूज़ होता है, कोल टार यूज़ होता है. कोल गैस ये हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही मिलता है. कोल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 कंबस्टिबल गैसेज, जो कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है. Coal gas has high calorific value as both hydrogen and methane have high calorific values. It produce heat due to which it is an excellent fuel. तो कोल गैस जो होती है वो एक्सीलेंट फ्यूल होता है क्योंकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है किसकी, हाइड्रोजन की और मीथेन की, वो ज़्यादा है इसलिए. Now ammonium compounds. During destructive distillation of coal, ammonium compounds are produced which when dissolved in water form ammonical liquor. It is used to manufacture nitrogen compounds. सो अमोनिकल लिक्वर कैसे मिलता है, डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें अमोनियम कंपाउंड्स मिलते हैं. जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो अमोनिकल लिक्वर बनता है. तो ऐसे आपको एक नाइट्रोजनस कंपाउंड में यूज़ किया जाता है अमोनिकल लिक्वर को, अमोनियम कंपाउंड्स को. तो आपको इसका भी एक यूज़ पता चल गया. नाउ हम यहाँ पे MCQ कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, कोल, मेडिसिन, पेट्रोलियम और सॉइल. सो मेडिसिन नहीं है आपका नेचुरल रिसोर्स. द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ आर कॉल्ड फॉसिल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर डैश नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. पीट कंटेन्स लेस देन 60% कार्बन, ये हमने अभी पढ़ा था. कोल इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम यहीं तक करते हैं. आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा. इफ़ यस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स ऑल. थैंक यू.